Hello everyone, class 8 history chapter 4 video 2 topic some headed animals। झुंड में जानवरों को रखा करते थे। जानवरों से जो प्रोडक्ट होता था जैसे मिल्क, घी, बहुत सारे ट्राइब्स जानवरों को पाला करते थे और बहुत सारे पेट्रोलिस्ट चरवाए थे वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे। द कैटल शिप मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे और वन प्लेस की ग्रास फिनिश हो जाती थी तो ये सब अनदर एरिया में मूव करते थे। द वैन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kullu were shepherd and बाकरवास होते हैं कश्मीर में। बाद में इसके बारे में और अच्छा से पढ़ने मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी कुछ ट्राइब्स ग्रुप एक जगह में रहकर कल्टीवेशन करते थे, अलग जगह नहीं जाते थे, हल का यूज किया करते थे। लैंड राइट्स भी उनकी रहने लगी। मुंडास और छोटा नागपुर लैंड वो सबका हुआ करता था। जितने भी मुंडास है, एक मुंडास का लैंड नहीं होगा, सारे मुंडास का लैंड होगा। बस कोई चीफ बन जाएगा और अदर पीपल उनको फॉलो करने लगते हैं और कोई लैंड तो सब मुंडास का है, लेकिन इसमें कुछ पावरफुल मुंडास लैंड रेंट पे दे देते हैं, कल्टीवेशन नहीं करते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर ने सेटल्ड ट्राइब्स ग्रुप को देखा जैसे गोंडास एंड संताल्स और ये हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर से ज्यादा सिविलाइज थे। उन लोगों को ऐसा लगा ब्रिटिशर को। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल्स लिव्स। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप का लाइफ चेंज हुआ ब्रिटिश रूल के आने के बाद। व्हाट हैपेंड टू ट्राइब्स चीफ्स। ब्रिटिश के आने से पहले ट्राइबल चीफ्स इंपॉर्टेंट हेड जो है विलेज के इंपॉर्टेंट पीपल थे और चीफ इंजॉय करते थे इकोनॉमिकल पावर और उनके पास राइट्स था एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का और अपने टेरिटरीज और उनके खुद के पॉलिसी और लॉ को बनाने का। द ब्रिटिशर्स के आने के बाद ट्राइबल चीफ ने अपनी ऑथोरिटी खो दी और ट्रेडिशनल फंक्शन फुलफिल नहीं कर पाते थे अंडर ब्रिटिश रूल। ट्राइबल चीफ की पावर कम होने लगी। इसमें भी ब्रिटिशर ने बोला ट्राइबल चीफ आप ही रहोगे, लैंड टाइटल भी आपके पास ही रहेगा। ट्राइबल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खोने लग गए। पहले जो ट्राइबल चीफ्स के पास पावर थी वो ब्रिटिश मांग रहे हैं। ब्रिटिश ट्राइबल चीफ को बोलेंगे और ट्राइबल चीफ जनता को बोलेंगे और ट्राइबल चीफ्स लोगों को बोलेंगे। अब जो लॉ ब्रिटिश ऑफिसर बनाएंगे वही लॉ मानना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ब्रिटिश शिफ्टिंग कल्टीवेशन से खुश नहीं थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए वन प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करना पड़ता था, तो ब्रिटिशर को शिफ्टिंग कल्टीवेटर को ढूंढने में मुश्किल होती थी। ब्रिटिश का मन था कि ट्राइबल ग्रुप सेटल हो जाए एक जगह और ब्रिटिश उनको लेबर बना ले, कल्टीवेटर्स बना ले। वाई? क्योंकि सेटल्ड फार्मर एक जगह पे होंगे तो उनको कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव करना इजी हो जाएगा। सेटल्ड कल्टीवेटर्स से रेगुलर रेवेन्यू लेना इजी था। लैंड सेटलमेंट लाया था ब्रिटिश, जिसमें रेवेन्यू फिक्स किया था और फार्मर्स जमींदार्स को टैक्स देंगे और जमींदार ब्रिटिश को प्रीवियस ही चैप्टर में पढ़ा है ब्रिटिश उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेचुरल लिमिटेशन थी, जैसे पानी की कमी थी, सॉइल ड्राई था, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो ही जाएगी
और कुछ ट्राइब्स कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट भी करना चालू कर दिया प्रोटेस्ट करना, क्योंकि उन्हें ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना था और ब्रिटिशर्स सेटल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से खुश नहीं थे। ब्रिटिशर को मन था सेटल्ड कल्टीवेशन करो बोल रहे थे और मानने से इनकार कर दिया उन लोग। तो कॉलोनियल ब्रिटिशर ने बोल दिया ठीक है करो तुम सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फार्मिंग सेक्टर पे बहुत लोग सेटल हो ही चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ ट्राइब्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। फिर लास्ट में ब्रिटिश को मानना पड़ा कि ठीक है कर लो तुम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन फिर आगे पढ़ेंगे कैसे। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट पढ़ेंगे अभी। कॉलोनियल ऑफिसर जब फॉरेस्ट लॉ ले आते हैं, ये जो ट्राइब्स और फॉरेस्ट का रिलेशन तो बहुत अच्छा था क्योंकि उन लोग बचपन से वहीं रहे हैं। फिर फॉरेस्ट लॉज आने के बाद ट्राइब्स ग्रुप पे इम्पैक्ट हो ही रहा था। फॉरेस्ट पे अब राइट्स होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सम फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया था रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जैसे कोई लैंड में किसी चीज का प्रोडक्ट अच्छे से हो रहा है तो बोल देंगे वो कॉलोनियल ऑफिसर की है, ये लैंड का कोई भी प्रोडक्ट कोई ले जा नहीं सकता, इसलिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो उन लैंड के लोगों को जंगलों से भगा दिया। ट्राइब्स ग्रुप का तो फॉरेस्ट के साथ सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था पूर्वजों से। ट्राइबल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था। फॉरेस्ट वे डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट प्रॉपर्टी, इसलिए अब शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। हंटर गैदरर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाने जाते थे ही, और हंटिंग गैदरिंग में रिजर्व फॉरेस्ट भी आ जाएगा तो ट्राइब्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। फॉरेस्ट तो घर थे ट्राइब्स पीपल का, और उन्हें ही फॉरेस्ट में जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया से भगा देंगे तो इतना खराब बात है। ये ट्राइब्स का घर था फॉरेस्ट, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा? पहले तो निकाल दिया आराम से, लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा? इसलिए उसके लिए तो लेबर चाहिए, ट्रीज काटने के लिए, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए। तो कॉलोनियल ऑफिसर ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्लान बनाया। ट्राइब्स ग्रुप को बुलाया और बोला हम तुम सबको छोटा एरिया दे देंगे, मतलब दे दिया करेंगे लैंड का, और आप उसमें खेती कर सकते हैं। ब्रिटिशर ने बोला इसके लिए तुम सबको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लेबर का काम करना पड़ेगा। पहले बोला था ना कि हाँ करो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब देखो ये हो रहा है। फिर बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लेबर चाहिए। फिर ये सब शर्त रखा, और फॉरेस्ट का टेक केयर भी करना है। एक एरिया से लकड़ी काटेंगे और इस एरिया में टिम्बर खराब मिलता है, वो एरिया ट्राइब्स को दे दिया। कुछ एरिया को फॉरेस्ट विलेज के नाम से डिक्लेयर करा, और यहाँ हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग सब कर सकते थे। जूम कल्टीवेशन परफॉर्म कर सकते थे, बट रिटर्न में तुम सबको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेबर का काम करना पड़ेगा। यही सब प्लानिंग, चीप लेबर मिल पाए इसलिए ऐसा सब प्लान किया ब्रिटिशर ने। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट अभी पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। बहुत ट्राइब्स ग्रुप ने आवाज उठाई ये कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के ऊपर। ये कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के ऊपर ट्राइब्स अगेंस्ट थे, ये कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के। तो एक हो गया डिसओबे किया करते थे न्यू लॉस को, दूसरा जो चीज को इलीगल बोला गया था वही करते थे ये लोग। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में मना करते थे पेड़ काटना, एंड ये लोग चले जाते थे काटने। तीसरा फॉरेस्ट लॉस के अगेंस्ट थे ट्राइब्स ग्रुप, और ये सब वजह से रेवेलियन भी हुआ।
रिवोल्ट हुआ, फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स आए, ठीक है, ट्राइबल्स एरिया में और बोले हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीदने आए हैं। ट्राइबल्स को मनी देते हैं और ट्राइबल्स को बोलते हैं हम तुम सबको मनी देंगे और तुम हमारे लिए लेबर का काम करो। बाद में ट्राइब्स को समझ आ गया था कि उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। जो ट्राइब्स सिल्क वार्म को रेयर करते थे, पालते थे, हम लोग ने पढ़ा ही है, ब्रिटिशर के आने के बाद ट्राइबल चीफ्स ने अपनी ऑथोरिटी खो दी और ट्रेडिशनल फंक्शन को फुलफिल नहीं कर पाते थे। ये बैड चीज है। इंडियन सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, इसलिए डिमांड भी बहुत थी। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब पॉइंट में सिल्क ग्रो होने वाला पूरा वर्ल्ड में बहुत डिमांड में था। नाउ अभी भी है। बाहर मतलब तो बाहर एक्सपोर्ट अंडर इंपोर्ट ऐसे बोलेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिल्क प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर रही थे। ट्रेडर से सिल्क लेते थे और दूसरे देश में बेचते थे, एक्सपोर्ट बाहर। सिल्क वर्म को पालने वाले, रेयर करने वाले ट्राइब्स है हजारीबाग, झारखंड में संथाल लोग रियर करते थे कुकुस। एंड इवन आज भी सिल्क वर्म का कवर जिससे सिल्क बनता है वो वहां कुकुस, उनके पास ट्रेडर्स के एजेंट्स जाते थे, ये ताकि एजेंट उनसे कुकुस ले सके। ट्रेडर्स कम पैसे देकर बहुत सारे कुकुस बाय कर लेते थे। ट्रेडर्स कम पैसे देकर बहुत सारे ले लेते थे कुकुस, अभी पढ़ा। एजेंट्स ना एडवांस लोन भी देते थे। प्रॉब्लम ये थी एडवांस पैसा भी काम देते थे, कम दाम से बाय कर देते थे और सेल करते थे बहुत हाई प्राइस में। कम दाम में खरीदते थे और हाई प्राइस में बेचते थे। तो इसमें मिडिलमैन प्रॉफिट कमा लेता था। यहाँ मिडिलमैन हो गया एजेंट्स। ट्राइब्स को समझ आ गया मिडिलमैन हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और अपना दुश्मन मान लिया। किसको मान लिया? किसको एनिमी माना? ट्रेडर्स को, एजेंट्स को। नेक्स्ट, द सर्च फॉर वर्क। ट्राइब्स कम्युनिटी ने प्रॉब्लम फेस करी। ट्राइब्स कम्युनिटी को काम ढूंढना पड़ रहा था। फॉरेस्ट लॉ आने की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अपना लैंड खो दिया और पेट पालने का लिए काम तो ढूंढना पड़ेगा। अपने जंगल, घरों को छोड़ना पड़ा और टाउन में जाकर के काम ढूंढना पड़ा। इन लोगों के पास ज्यादा कुछ स्किल्स भी नहीं थी, कुछ टेक्निक वाला काम नहीं पता था, तो कुछ खास काम भी नहीं मिलता था। खराब से खराब कंडीशन हो चुकी थी। काम ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ता था। नॉर्थ इंडिया में पीपल डिस्प्लेस भी हो रहे थे। नॉर्थ इंडियन पीपल डिस्प्लेस्ड हो के साउथ इंडिया में चले गए। उस समय में जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वहां जाती थी और लेबर का काम करती थी। कम स्किल्स होने की वजह से इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में तो नहीं मिल पाएगा, तो टी प्लांटेशन में मिलता था काम, पत्ते तोड़ने का, माइनिंग में मिलता था। ठीक है, तो ट्राइब्स को इस जगह काम करने के लिए बुला लेते थे। कॉन्ट्रैक्टर लेबर लेके आते थे और कॉन्ट्रैक्टर को जो उन लोग को क्या देते थे, लो वेजेस देते थे। ऑब्वियसली यही कर सकते ये लोग, तो टॉर्चर करना उनका काम था, लो वेजेस देना काम था। ट्राइब्स को अपना घर नहीं जाने देते थे। कॉन्ट्रैक्टर को लगता था कि एक बार ट्राइब चले गए अपने घर तो वापस नहीं आएंगे, तो कम पैसे में कौन उनके लिए काम करेगा, इसलिए घर जाने नहीं दिया करते थे। तो ये तो एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट, ए क्लोजर लुक। बिरसा मुंडा
कॉलोनियल रूल में हमने पढ़ा बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे फॉरेस्ट लॉ, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ये सब के लिए ट्राइब्स रेवेलियन के लिए तैयार हो रहे थे, रेवोल्ट के लिए। और साथ ही साथ ट्रेडर्स और मनी लेंडर इनको एक्सप्लोर कर रहे थे, तो गुस्सा में तो पहले ही से थे ट्राइब्स, तो रेवेलियंस के लिए, रेवोल्ट के लिए रेडी हो रहे थे। जैसे फॉरेस्ट लॉस के अगेंस्ट में थे छोटा नागपुर रीजन में, तो द कोल्स रेवल्ड इन 1831 से लेके 32 तक। संताल रोस्ट इन रेवोल्ट इन 1880। संताल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855। अपने ट्रेडिशनल हक खो रहे थे, इसे रिवोल्ट किया। द बस्तर रेवेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया था, तो लोगों ने रिवोल्ट किया 1910 में, क्योंकि उस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था इसलिए। वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940, तो यहाँ के ट्राइब्स ग्रुप ने भी रिवोल्ट किया कॉलोनियल रूल के खिलाफ। और भी बहुत जगह रिवोल्ट हुआ ट्राइबल्स के द्वारा। बिरसा मुंडा ने भी एक रिवोल्ट लीड किया था। बिरसा मुंडा बोर्न इन द मिड 1870s, द son of a poor father, ग्रेजिंग शिप, फ्लूट बजाते थे, डांसिंग करते थे लैंड में, बांसुरी बजाते थे, लोकल अखाड़ा में डांस करते थे। ये सब माहौल में बिरसा मुंडा जी बड़े हुए। प्रोवर्टी के वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी परफॉर्म करते थे। मुंडास छोटा नागपुर वाला पूरा एरिया पे इनका राइट्स है। मुंडास लोग का राइट्स है। मुंडास को लगा ये टाइम से पहले तो गोल्डन एज हुआ करता था, अभी ब्रिटिश रूल आने के वजह से प्रॉब्लम फेस किया, तो इन लोगों ने सोचा पहले तो ये छोटा नागपुर वाला एरिया तो पूरे मुंडास का था, उनका ही राज चलता था, तो पहले वाला टाइम को गोल्डन एज कहा गया। एक समय था जहां पे एक समय मुंडास ट्राइब का हक हुआ करता था फॉरेस्ट प्रोडक्ट ईटीसी में, तो हेडमैन ने आवाज उठाई। बिरसा मुंडा ने ऑब्जर्व किया कि एक पहले का समय था गोल्डन एज, ओल्ड लोग बात करते थे, अपने लैंड के राइट्स के लिए फाइट करते थे। इनको लगा ये लोग तो एक्सप्लोट हो रहे हैं, एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं ना इन लोग को, एजेंट्स ब्रिटिश ये सब। कॉलोनियल ऑफिसर से ये सब के लिए रेवेलियन किया। इन्होंने बिरसा मुंडा को इन्फ्लुएंस किया था रिलीजनल से, ब्रिटिश के साथ, अभी पढ़ते आगे, इन्फ्लुएंस हुए रिलीजन से, ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश मिशनरीज भी आए। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले यूरोप से आए थे और यहाँ के लोगों को अपने क्रिश्चियनिटी की टीचिंग को बताते थे। ट्राइब्स ग्रुप को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे और बोलते थे कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। लोकल मिशनरी स्कूल में भी बोलते थे बैड प्रैक्टिस जो है आप छोड़ दीजिए उसे। इन सब की वजह से भी बिरसा मुंडा की थिंकिंग पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है। फिर बिरसा मुंडा कंटेक्ट में आए वैष्णव प्रीचर्स, मतलब वैष्णव टीचर्स के साथ आए बिरसा मुंडा जी कंटेक्ट में। हिंदूज का एक पार्ट हो गया रास्ता। इन्होंने संताल धर्म के बारे में बताया। रीजनल इन्फ्लुएंस हो रहे थे, रीजन इन्फ्लुएंस हो रहे थे बिरसा मुंडा के थिंकिंग पर। रेवेलियन के लिए बिरसा मुंडा जी तैयार तो थे, बट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हुआ, मतलब बैड पार्ट पे नहीं चलना है ईटीसी। बिरसा मुंडा जी ने बोला ब्रिटिश को अभी मतलब साइड रखते हैं
और आगे और देखते हैं, अपने सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे? बिरसा मुंडा जी ने बोला अपने मुंडास को कि दारू पीना छोड़ना पड़ेगा, जंगलों की सफाई करनी होगी, जादू टोना पे बिलीव नहीं करना होगा अब। फिर बिरसा मुंडा जी ने मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट आवाज उठाई। अच्छी चीज सिखा रहे थे तब तक तो ठीक था, अब मिशनरीज बिरसा मुंडा जी को ट्रेडिशनल राइट्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब बिरसा मुंडा की ट्रेडिशनल राइट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ऐसे टाइप के कि तुम्हारे ट्राइब्स प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तुम अब सब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ। हिंदू लैंडलॉर्ड हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो ये सब की वजह से बिरसा मुंडा जी भी इनके अगेंस्ट हो गए। कॉलोनियल ऑफिसर, मिशनरीज, हिंदूज, लैंडलॉर्ड अब कोई पसंद नहीं था। अब जब मूवमेंट ज्यादा बढ़ गया तो ब्रिटिशर को लगा अब हमें आवाज उठानी चाहिए। फिर 1895 में बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर दिया गया। 1895 को बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लिया गया। क्या चार्जेस पे? दंगा फसाद में जेल में सजा सुना दी गई ये आरोप के लिए। फिर 1817 डेट्स को अंडरलाइन करना है, तो यहां में लिखा हुआ है ना, हाँ, बिरसा मुंडा को रिलीज किया था 1897 को, जेल से बाहर निकाला गया था। बिरसा मुंडा जी ने घूमा गांव और बोला ट्राइब से कि आप लोग हमारे पुराने कंडीशन में अगर जाना चाहते हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। बिरसा मुंडा जी ने ट्रेडिशनल सिंबल और ट्रेडिशनल लैंग्वेज का यूज किया ताकि लोगों को अपना साथ जोड़ सके। जो रावण है, डिकूस यूरोपियन है, आउटसाइडर है, उनको डिस्ट्रॉय करना है हमें और अपने किंगडम फिर से स्टेब्लिश कर सके, अब पुराने कंडीशन में पहुंच सके। अब फिर बिरसा मुंडा जी के फॉलोअर्स ने डिकूस मतलब यूरोपियन पावर के सिंबल को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन, चर्चेस को मतलब वहां में छापा मारा, टारगेट किया, मनी लेंडर्स, जमींदार की प्रॉपर्टी में छापा मारा। बिरसा मुंडा जी के फॉलोअर्स ने व्हाइट फ्लैग यूज किया एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। फिर 1900 में बिरसा मुंडा जी मर गए कोलेरा के वजह से, और ये मूवमेंट वीक पड़ गया। इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया, इसी वजह से ब्रिटिशर को ऐसा रूल लाना पड़ा डिकूस ट्राइब्स की लैंड को इजीली टेक ओवर हत्या नहीं सकते, आउटसाइडर टेक ओवर नहीं कर सकते अब ट्राइबल्स लैंड पे, ठीक है। सेकेंड, ये मूवमेंट ट्राइब्स लोगों को ये समझाया कि ट्राइब्स लोग भी समय आने पर अच्छा से प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट ये मूवमेंट ट्राइब्स द्वारा चलाया गया, खुद का स्पेसिफिक वे में चलाया, अपने रिचुअल्स और अपना सिंबल को अपनाया अपने स्ट्रगल के लिए। Okay everyone, thank you so much.